वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ने पार्ट 5 ऑफ दिस रिवीजन लेक्चर सीरीज देख ली होगी एंड दिस इज पार्ट 6, राइट। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करते हैं क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। So now the question is, under which section of Indian Penal Code the punishment for attempting to commit offences is punishable? ऐसा कौन सा सेक्शन है जहाँ पे अटेम्प्ट को पनिशेबल बताया गया है? ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको मार्जिनल नोट्स पता है तो आप कर लेंगे। इट्स सेक्शन नंबर 511 ऑफ IPC, जहाँ पे अटेम्प्ट पनिशेबल हो गए ये डिफाइन किया गया है। कैसी अटेम्प्ट? उन ऑफेंसेस की अटेम्प्ट जिनको IPC में डिफाइन नहीं किया गया है उनको हम 511 में आके पनिश करते हैं। ठीक है, ये कब हमारे काम आता है? व्हेन यू राइट जजमेंट, वाइल राइटिंग जजमेंट ये आपके काम आता है। आप वहाँ मेंशन करते हैं 511, यानी कि अटेम्प्ट भी पनिशेबल है ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। ठीक, the minimum number of persons to an agreement to be designated as criminal conspiracy 120A अच्छा दिया ही हुआ है। 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए यानी आपराधिक षड्यंत्र के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए होते हैं? तो कम से कम 2 या 2 से अधिक। 2 से कम नहीं होनी चाहिए। अकेले बैठ के आप षड्यंत्र नहीं बना सकते हो, अकेले बैठ के आप कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते। आपको कम से कम 2 जने चाहिए होते हैं। एक आप आ जाइए, एक हम, हो गई कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो इस तरह से याद रहेगा आपको। अंडर द इंडियन पिनल कोड, whosoever बाय फोर्स कंपेल्स और बाय डिसीटफुल मीन्स इंड्यूस करता है किसी भी पर्सन को, टू एनी पर्सन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कमिट द ऑफेंस ऑफ एबडक्शन। ठीक है, it's not 392, it's 362। यस, टी सेक्शन का हमने इसको बढ़ोतरी दे दी थी, सो इट्स 362। 362 में एबडक्शन डिफाइन किया गया। देखो ये जो पार्ट है ना, थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज करता है? क्योंकि किडनैपिंग डिफाइंड है 359 में, राइट, और उसके बाद 360 में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया है और 361 में फ्रॉम किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है क्योंकि 359 में डिफाइन है ना किडनैपिंग, तो हमारा माइंड अपने को सेट नहीं कर पाता कि 359 में, हमारे दिमाग में हमेशा आता है 360 किडनैपिंग और वॉट। तो इसको याद करने का तरीका जो है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा अपने को समझा लो, अपने दिमाग को समझाओ कि 359 जहाँ पे ये सीरीज़ ख़त्म हो रही है 50s वाली, वहाँ पे किडनैपिंग है, और जहाँ से एक प्रॉपर नया न्यूमेरिकल सीरीज़ स्टार्ट हो रही है 360, वो सबसे पहले हमारे भारत देश की बात करती है। 360 भारत देश की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 360 कुछ भी करके याद कर लो, भारत देश की बात करता है। तो इस वजह से 360 में अगर आपको फ्रॉम इंडिया याद आ जाएगा तो आपको तुरंत याद आएगा कि 359 में किडनैपिंग थी। ठीक है, तो जो भी किसी भी पर्सन को, यहाँ पे कोई एज का बाउंडेशन है नहीं है, 18 साल 19 साल 18 साल 21 साल का कोई सिस्टम है नहीं है। तो जब एनी पर्सन की बात होती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? एबडक्शन। ठीक है, तो राइट आंसर है बी, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द डिजीज्ड, जहाँ पे भी मरे हुए व्यक्ति से भी आप प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली एप्रोप्रिएट कर लेते हो, मिस एप्रोप्रिएट कर लेते हो, वहाँ पे जो सेक्शन आता है वो आता है 404। ठीक है, 404। 404 403 में क्या है? 404 और 405। देखो 3 सेक्शन आपको याद रखने हैं, मैं एक बार बताती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है 403, जिसमें है आपका डिफाइंड किया गया है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को। 404 में जब कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसके शरीर से आप प्रॉपर्टी को एप्रोप्रिएट कर रहे हो डिसऑनेस्टली, तो वो 404 है। और 405 आपका आ जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो इसी सीरीज में याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, आपके ऊपर है, बस हमें याद रहना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 304B ऑफ IPC, whoever commits डाउरी डेथ, जो भी डाउरी डेथ कमिट करता है उसकी पनिशमेंट कितनी है? तो ये है 7 साल से कम की सज़ा उनको नहीं होगी। अच्छा, अगर आपने कल के लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने क्या बताया था? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 के थ्रू एक अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 376 के रेप वाले पनिशमेंट का जो पार्ट था 376 में। क्या पनिशमेंट था पहले? कि उनको मिनिमम 7 ईयर्स की पनिशमेंट होगी, बट अब 2018 में उसको हटा के 7 नहीं बल्कि 10 साल कर दिया गया कि कम से कम आप
10 साल की पनिशमेंट उनको देंगे, उसके आगे तो कितनी भी दो, कम से कम 10, पहले ये 7 थी, ठीक है। लेकिन 304B जब डाउरी डेथ की बात आती है तो ये अभी भी 7 साल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस वॉज नॉट इंसर्टेड, नॉट दिखा, बड़ा सा सर्कल बनाया, इन आईपीसी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013। अभी आप खुद ही देख लो, किसी और एग्जाम की बात करें ना करें, उत्तराखंड एपी जो आप अभी देने ही जा रहे हैं, या अब मैं तो कहूँगी आप कोई भी जुडिशियल एग्जाम का पेपर उठा के देखिए, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, हो ही नहीं सकता कि उससे क्वेश्चन ना आए। चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट ले लो, 42nd अमेंडमेंट, या कितने जो भी अमेंडमेंट्स थे, 52nd या वॉट एवर, और उसके अलावा आप आईपीसी देख लो, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 2013 में भी हुआ और 2018 में भी हुआ। तो कौन सा ऑफेंस है जो नहीं डिफाइंड है? जिन बच्चों ने अभी कल की क्लास भी देखी होगी ना, उन्हें नहीं पता होगा अगर पहले, तो अब वो तुरंत इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट तो था ही, स्टॉकिंग था ही, वॉयरिज्म 354C था ही, 354D स्टॉकिंग था ही, लेकिन हाउस ट्रेसपास जैसी किसी चीज़ की तो कोई बात ही नहीं थी। वैसे भी ये कॉमन सेंस लगा के भी किया जा सकता है, क्योंकि जो 2013 और 18 का अमेंडमेंट है, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेट करते हुए हैं, ठीक है। तो ट्रेसपास की तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड वॉलेंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड इज एन ऑफेंस। जब आप वॉलेंटरी थ्रो करते हो या अटेम्प्ट करते हो थ्रो करना एसिड का, तो वो ऑफेंस है। इसका राइट आंसर होगा 326B। देखो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको जो भी बता रही हूँ सब कुछ आपके बेर एक्ट में एज इट इज़ दिया है, अंदर तो हमें घुसना ही नहीं है, कंसेप्ट में तो जाने की नौबत ही नहीं आ रही है। सिर्फ एक क्वेश्चन सीआरपीसी का भी कल हमने जो किया था 176 पे जो था, वो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, डीप कंसेप्ट तो उसमें भी नहीं पूछा। तो इस क्वेश्चन पेपर से आप इतना ज़रूर समझ रहे होंगे कि लास्ट टाइम बचा है, ठीक है। आज 13 थे, हमारे पास सिर्फ 6 दिन है, और एन एवरेज 6 ही दिन लेके चलेंगे, 1-2 दिन एक्सक्लूड करना होता है, ट्रैवलिंग करनी होती है, सारी चीज़ें हैं। उसमें पैनिक अगर हो रहा है ना आप में से कोई, देखो पैनिक मत हो, क्या करो पता है, मार्जिनल नोट्स मतलब क्या होते हैं, जैसे 497 अडल्ट्री है, तो अडल्ट्री जो लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल नोट या मार्जिनल हेडिंग। सेक्शन नंबर देखो, किसमें क्या दिया है वो देखो, और थोड़ा सा उसको पढ़ जाओ। इलस्ट्रेशन दिया है तो इलस्ट्रेशन ज़रूर से ज़रूर पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा पढ़ जाओ। अगर किसी क्वेश्चन के कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो मैं तो बोलूँगी अगर सॉल्व कंसेप्ट क्लियर कर पाओ तो करो, अदरवाइज उसको छोड़ दो। सेक्शन नंबर, मार्जिनल नोट, इलस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें देख लो। अच्छा, हम आईपीसी के क्वेश्चन अभी पिछले वीडियोस में भी देखो, पूरा वीडियो आपका आईपीसी के क्वेश्चन पे गया था, ये वीडियो भी आईपीसी के क्वेश्चन पे ही अभी जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन उत्तराखंड एपीओ के लॉ के पेपर में आईपीसी से ही आता है, ठीक है। तो भाई आईपीसी में बिल्कुल ढिलाई करना मत, और सिलेबस का उन्होंने एक पोर्शन भी बता रखा है कि कौन कौन कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ईजी हो रखा है हमारे लिए, तो इसमें ढिलाई नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये किस पे था? तो मूवी भी आई थी छपाक, दीपिका पादुकोण की, तो दैट इज एसिड अटैक, ठीक है। कुछ कुछ आइडिया आपको लग रहा है, अगर ये आइडिया लग रहा है ना कि किस पार्ट से क्वेश्चन है, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया है, भाई बिल्कुल जाइए रट लीजिए, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आप ये सारे क्वेश्चन सही करते हो तो बताओ आपका एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा, है ना। मैं इसीलिए बहुत एफर्ट लगा रही हूँ, बार बार चीज़ें बोल रही हूँ, इसीलिए क्योंकि अभी आप अगर एग्ज़ाम के फेस में लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो शायद ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्ज़ाम है जो आप फेस करने जा रहे हो। अदरवाइज बाकी जुडिशियल एग्जाम्स में तो पूरा पूरा सिलेबस पूछते हैं, कंसेप्ट पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे, जीएस भी रहती है, जीएस तो इसमें भी है, ठीक है। फिर आता है एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस। इंडियन एविडेंस एक्ट कब इनैक्ट हुआ था? बहुत आसान है, 1 सितंबर 1872। अभी क्या करना है ना, देखो वैसे आइडियली तो हमें ये करना होता है, जितने लॉ सब्जेक्ट्स हैं, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, फलाना ढमकाना, व्हाटएवर जो भी लॉ सब्जेक्ट्स हैं, एक बस A4 की शीट लो, उसमें बस बना के रखो कौन सा कब इन्फोर्स हुआ, किसका एक्ट नंबर क्या है, कब कंसेंट मिली, कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने ये चीज़ नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इसी यूके एपीओ एग्ज़ाम के बहाने आप आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और पुलिस एक्ट, इनका आप एक A4 शीट लेके ये बना लो, इफेक्टिव डेट उनकी क्या है, एक्ट नंबर क्या है, कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर है, ये बना लो, ठीक। लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ रीजनिंग, रूल्स ऑफ लॉजिक, लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस। तो ये लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस की बात करता है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको सेक्शंस वगैरह याद है तो आप थोड़ा सोचोगे अच्छा ये सब लीगल रूल्स की ही बात कर रहे हैं, इसमें ऑर्डिनरी रूल
जैसी कोई चीज़ नहीं है, लॉजिक तो खैर होता ही होता है, बट बेस्ट सूटेड आंसर इज बी। और अब एविडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। कौन से कोर्ट में नहीं इंक्लूड होते हैं? तो जजेस, मैजिस्ट्रेट, ये तो कोर्ट है ही। ऑल पर्सन्स लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, ये भी कोर्ट की तरह कंसिडर होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आर्बिट्रेटर्स ये कोर्ट नहीं कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। Any such fact which possesses probative force is called evidence। ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो ये थोड़ी याद करने की बात है, ये सामन ने कहा था। सामन ने प्रोबेटिव फोर्स की बात की थी, कुछ इस तरह करके याद रख लेना। Which one of the following sections of Indian Evidence Act makes relevant the opinion as to existence of custom? कस्टम से रिलेटेड बात आएगी तो सेक्शन 48 है। जब 48 पढ़ेंगे तो उसके साथ सेक्शन 13 और 32 भी पढ़ेंगे। 32 का आएगी 7 और 8, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे कब? जब हम कस्टम पढ़ेंगे। तो कस्टम क्या करना है यार? कुछ नहीं करना, लिखो कस्टम, उसके आगे लिखो 48, 13 और क्या बताया मैंने 32, इसका 7 और 8 हो गया। हु कैन मेक एन एडमिशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट? इसकी पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन एविडेंस बना सकता है, कौन एविडेंस दे सकता है। तो इसका फर्स्ट आंसर ये है, पर्सन्स फ्रॉम हुम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड, वो एविडेंस दे सकते हैं। पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वो आपकी स्क्रीन पे है, आप बहुत स्पीड में उसे देख सकते हैं, मेरा तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा, है ना। जल्दी जितनी ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा दूंगी उतना ही बेटर है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग, जब हैंड राइटिंग की बात आती है, बट द क्वेश्चन इज ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग। मैं एक बार देख लेती हूँ, 47 ही ठीक है। ये वैसे भी प्रिजम्पशन से रिलेट करते हुए सेक्शंस हैं, ठीक है। हैंड राइटिंग और एक्सपर्ट ओपिनियन, ये सारा आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। फॉरेन ऑफिस अंडर 376 ऑफ आईपीसी, फिर आईपीसी का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आईपीसी दिलाने वाला है आपको। द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम इज नॉट रेलिवेंट। अभी हम कल ही पढ़ रहे थे कि विक्टिम का जो कैरेक्टर है वो रेलिवेंट नहीं होगा। ये नया अमेंडमेंट था, कौन सा अमेंडमेंट? 2013 का। व्हाट इज द राइट आंसर? 53A, ठीक है। फिर आता है आपका दूधनाथ पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जैसे ही नाम आए तुरंत याद कर लो, एलिबाई पे है, ठीक है। एलिबाई सेक्शन 11, रेस्ट जस्टिस 6, एडमिशन आपका 27, और अकम्प्लिस, चलो अकम्प्लिस का सेक्शन नीचे फटाक से मेंशन कर दो कि मैम अकम्प्लिस हमको इस सेक्शन में बताया गया है। ओके, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ इज कंटेन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? हम लाइफ को कब प्रिज्यूम करते हैं? हम प्रिज्यूम करते हैं पहले आप जियोगे फिर मरोगे। पहले क्या आता है? 107, तो 107 में हम लाइफ को प्रिज्यूम करते हैं, ठीक है। और 108 में, ठीक है, डेथ तो बाद में होती है, पहले तो जियोगे आप। रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट आर द टर्म्स विच आर, देखो रेलिवेंट होना और एडमिसिबल होना ये दोनों अपने में अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये ना सिनोनिम्स हैं और ना को एग्जिस्ट करते हैं, ये बात थोड़ी समझने वाली है, ये समझ लेना, ये अलग अलग चीज़ें, ये एक चीज़ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इंक्लूसिव इन सेक्शन 8? सेक्शन 8 में कौन सा टर्म इंक्लूड नहीं होता? मोटिव है, प्रिपरेशन है, कंडक्ट है, ये सब है, बट इंटेंशन सेक्शन 8 में नहीं है। सेक्शन 9 के भी कीवर्ड्स देख लीजिएगा, 7 के भी देख लीजिएगा, 8 के भी देख लीजिएगा। ये बस वो जो मार्जिनल नोट्स है ना, वही इतना देख लोगे तो उससे क्वेश्चन आएगा, 9 के तो खासकर। विच कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन इज रेलिवेंट अगेंस्ट अदर को अक्यूज्ड पर्सन अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? कन्फेशन कब रिलेवेंट होता है? सेक्शन 30 है, डायरेक्ट ही है, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो आपका ये लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है 2016 के पेपर का। क्या बोलता है? ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60, सेक्शन 60 ओरल एविडेंस की बात करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट मस्ट बी डायरेक्ट ओनली, हेयर से, बोथ ए एंड बी, और इतना। देखो ओरल एविडेंस डायरेक्ट ही होनी चाहिए, एकदम क्लियर सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 60 में, ठीक है। एक सेकेंड, फिर देखिए सेक्शन क्वेश्चन 51, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर मेंशन्ड, किस सेक्शन में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मेंशन है? सो इट इज सेक्शन नंबर 73, 74, 72 या फिर 75, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे करके याद रख सकते हो कि ये इवेंट नंबर, जो भी इवेंट नंबर है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेट करता है। और एक चीज़ बता दें,
आज हरियाणा के पेपर में भी ये भी पूछा था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इसके एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आती है कि नहीं, ये कहाँ मिलेगा, ये आपको सेक्शन 74 में ही मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन इसके जो नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं, या आप बुक्स भी रेफर करके इतना देख सकते हैं, इसको ज़रूर देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियरसे, हियरसे का कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्शन है, रेस जस्टिस भी है, एक्सपर्ट ओपिनियन तो कन्फेशन, ठीक है। तो 52 का यहाँ पे आता है कन्फेशन एंड एक्सपर्ट ओपिनियन। देखो यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन, कन्फेशन, रेस जस्टिस एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ये हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन होती हैं, ठीक है। बस एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, तो इसे याद करना है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किस सेक्शन में दी है, सेक्शन 9 में दी है। ये कैसा एविडेंस होता है, ये corroborative होता है। सेक्शन 9 में बार बार बोल रही हूँ, 7, 8, 9 इसके कीवर्ड्स लिख लो, मार्जिनल नोट्स ही देख के, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। When can prosecution be allowed to ask leading question to its own witness, जो अपना खुद का विटनेस हॉस्टाइल हो गया है, उससे कब जो प्रोसिक्यूशन लॉयर है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कर सकता है, तो ये तो इसमें दिया हुआ है। व्हेन विटनेस इज डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल, तब वो उससे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू द प्लीडर्स रिलेटिंग टू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से रिलेटिंग सेक्शन क्या है, 126 और 127। देखो कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो फिर से अगेन कंसेप्चुअल या डेप्थ में घुस के पूछ रहा है। आपको सेक्शन याद है, मार्जिनल नोट याद है, आप बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रीरिक्विजिट ऑफ प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ का कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है, अगर विक्टिम का इलिसिट रिलेशनशिप है विद दूसरे किसी पर्सन के साथ, तो वो कोई एसेंशियल कंडीशन यानी आवश्यक तत्व नहीं होता है ऑफ डाउरी डेथ, ठीक है। इसके अलावा जो भी हैरेसमेंट दिया है, डिमांड ऑफ डाउरी, ये सारी दी है, ये सब ठीक है, प्रीरिक्विजिट यानी आवश्यक तत्व हैं। द प्रिंसिपल दैट पोजेशन इज प्राइमा फेसाई, पोजेशन की बात जहाँ पे भी आती है, आपको क्वेश्चन क्या, आपको टिक मार्क करना है 110। पोजेशन इज अ प्राइमा फेसाई प्रूफ ऑफ ओनरशिप, 110 इसकी बात करता है। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय, पब्लिक डॉक्यूमेंट को आप कैसे प्रूव करोगे, ओरल एविडेंस, एफिडेविट या फिर सर्टिफाइड कॉपी। तो जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको सर्टिफाइड कॉपी के थ्रू प्रूव करते हैं, याद रख लेना। पब्लिक डॉक्यूमेंट 74 उसको हम प्रूव करते हैं सर्टिफाइड कॉपी के थ्रू। एविडेंस गिवन बाय डम्ब विटनेस, ये क्वेश्चन हम कल भी देख चुके हैं, इसको एज अ ओरल विटनेस माना जाता है। 118, 119 दोनों साथ में पढ़िएगा। सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग, 112 कब होता है, जब मैटर्निटी या पैटर्निटी, जब ये पता नहीं है कि बच्चे का पिता कौन है, लेकिन उनकी शादी डिसॉल्व हो गई, उनका रिलेशन ख़त्म हो गया, उसके 280 दिन के अंदर अगर बच्चा पैदा होता है तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो जो पर्सन था वही उसका फादर होगा। तो 122 में 112 में प्रिजम्पशन ऑफ पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। 2016 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए, थोड़ा डिटेल में कराने की कोशिश की है, डेप्थ में तो जाहिर सी बातें नहीं कर पाएंगे कम टाइम में। कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आप बने रहिए, कल मैं 2 वीडियोज़ और लेके आऊँगी जिसमें हम अब और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूँगी जो हमारा सिलेबस दिया है मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन लेके आऊँ, जाहिर सी बात है तभी हमारे काम आएगा वो, ठीक है, तभी हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।